हेलो बच्चों। तो आज इसके और फ्रिक्शन के थोड़ी सी और एप्लीकेशंस पढ़ के हम इस फ्रिक्शन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था कि जब दो ब्लॉक्स होते हैं और उसमें एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो किस तरह से इनका मोशन होता है और किस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह पता करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने केसेस पढ़े थे उसमें हमने एक बार तो फ्रिक्शन लिया था ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में, और नीचे वाली सरफेस स्मूथ थी, और तब हमने बोला था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता लगाएंगे आप A = μg से। और फिर सेकंड केस हमने लिया था कि दोनों तरफ फ्रिक्शन होगा लेकिन फोर्स नीचे वाली बॉडी पे ही लगाया जा रहा था। तो आज हम इसमें एक केस और देख लेते हैं कि जब फोर्स ऊपर वाली बॉडी पे लगाया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक है एक, और इसके नीचे यहाँ पर दूसरा ब्लॉक रखा है। ये दोनों ब्लॉक एक सरफेस पे रखे हैं। हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया है। इस डायरेक्शन में, और इसमें भी हम दो केस ले लेते हैं। एक बार यहीं पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर ये जो सरफेस दिख रही है आपको ये स्मूथ है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं चाहे वो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स हो चाहे ये हो, तो इसमें हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक ब्लॉक पर करते हैं, चाहे वो ऊपर वाले ब्लॉक पे करें या नीचे वाले ब्लॉक पे करें, तो इसकी वजह से ये मूव करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। लेकिन दूसरा वाला जो ब्लॉक होता है जिस पर आपने कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं लगाया है वो तो मूव केवल फ्रिक्शन की वजह से ही करेगा। यही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, चाहे ये प्रॉब्लम हो चाहे ऊपर वाली प्रॉब्लम हो। फ्रिक्शन होगा तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमेशा उन्हीं मासेस को देखा करो जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाया, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके मोशन की कंडीशन क्या होगी। क्योंकि जिस पर आप फोर्स लगाओगे उस पर तो मोशन होगा ही होगा या हो सकता है, और उसका रीज़न भी ये क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगा रखा है। लेकिन हमें देखना ये पड़ता है कि जिस पर हमने फोर्स नहीं लगाया है वो क्यों मूव करेगा या फिर वो किस कंडीशन में मूव कर सकता है। फ्रिक्शन तो आएगा तभी मूव करेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके मोशन का कोई चांस नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपने फोर्स लगा दिया है ऊपर वाले ब्लॉक पर, और यहाँ वाली सरफेस स्मूथ है। ठीक है ना। तो ब्लॉक M1 जो होगा, नीचे वाला ब्लॉक जो होगा, वो मूव करेगा फ्रिक्शन की वजह से। इसका मतलब उस पर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है नीचे वाले ब्लॉक पर, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। क्योंकि यहाँ जो फोर्स मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम फोर्स जो यहाँ पर आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में यहाँ फ्रिक्शन आ रहा है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो जाएगा यहाँ पर वो होगा μm2g।
यानी इतना मैक्सिमम फोर्स कौन से वाले ब्लॉक पे लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक पर लगेगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m1। तो ये हो जाएगा म्यू m2g/m1। तो जैसे ऊपर वाले पे म्यू जी आ रहा था, यहाँ पर ये म्यू m2/m1g आ गया। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ये साथ चलेंगे। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे देखिए आप, तो ऊपर वाले ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक की तो बात हो गई m1 की, कि इस पर जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन a आ गया और ये आपने पता लगा लिया। अब अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें जो m2 है, इस पर आपने लगा रखा है फोर्स F, दोनों साथ चल रहे हैं मैक्सिमम कंडीशन, और नीचे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है FL। तो आप लिखोगे F माइनस FL इक्वल टू m2 इंटू A। तो ये फोर्स बराबर हो जाएगा FL प्लस m2 इंटू A, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया था हमारे पास में वो था म्यू m2g, और ये हो गया m2, A की जगह रख दिया हमने म्यू m2g/m1। म्यू m2g सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1 प्लस m2/m1, और ये फोर्स आ जाएगा। इतने फोर्स तक ये साथ चलेंगे, इसके बाद में ये साथ छोड़ देंगे। तो मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर, वो आ गई म्यू m2g/m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1। ये फॉर्मूला आप ना भी याद कर सकें तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखिएगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर टुगेदर मोशन। अब ये कंडीशन याद रखना अगर पॉसिबल है तो आप याद रखिए, अदरवाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको सीखना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये m2, इसकी वैल्यू ले लेते हैं कोई ना कोई, और नीचे वाले की भी कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर वाला ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, नीचे वाला ब्लॉक है चलो 40 का, बड़ा दिख रहा है, और ये जो म्यू दे रखा है आपको यहाँ पर, इस म्यू को ले लेते हैं हम 0.4, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम चलो 100 न्यूटन। आपसे बोला जाता है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा। फ्रिक्शन कितना आएगा। तो आप कंडीशन चेक करें, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैक्सिमम फोर्स की जो कंडीशन है वो आप चेक करें कि वो कितनी होगी साथ चलने की, ताकि आपको पता लग जाए कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो वो यहाँ पर थी म्यू m2g/m1 इंटू m1 प्लस m2। म्यू की वैल्यू है यहाँ पर 0.4, m2 की जगह 10, g की जगह 10, m1 प्लस m2 की जगह 50, और नीचे m1 की जगह आ गया 40। ये 0.4 इंटू 10, ये बन जाएगा 4 इंटू 10 40, 40 से ये 40 पूरा कट जाएगा,
ये आ गया 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन आ गया तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 50 न्यूटन तक तो ये साथ चलेंगे और उसके बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 न्यूटन तक तो ये साथ चलते, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये साथ चलते, तो इनका एक्सेलरेशन भी सही कॉमन आता और इसके बाद में ये अलग हो जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन में फोर्स दिया है वो कितना दिया है 100, तो 100 तो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि दोनों के दोनों अलग मूव करेंगे। दोनों अलग मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 पर तो एट M1 मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, लगेगा, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो M1A बराबर तो मैं बोल दूँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन, वो होगा म्यू M2G। तो इसका एक्सेलरेशन तो आ जाएगा म्यू 0.4 है, M2 10 है, G 10 है और इसका मास है 40, तो ये तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाले ब्लॉक का तो मास आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर वाले पे देख लेंगे, तो ऊपर वाले पे भी फ्रिक्शन मैक्सिमम लग चुका होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। तो ऊपर वाला ब्लॉक जो था वो 10 किलोग्राम का था, आपने इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया था 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग चुका होगा और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था यहाँ पर म्यू M2G। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा नहीं क्योंकि अलग हो चुके हैं ये। तो ये कितना आ रहा था, ये 40 आ रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर अगर F की वैल्यू 21 न्यूटन होती या F की वैल्यू 35 न्यूटन होती या F की वैल्यू 40 न्यूटन होती, तो हम कैसे करते इन क्वेश्चंस को। तो आप कोई भी एक चेक कर लीजिए, 40 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर F की वैल्यू जो आ गई है 40, जबकि मैक्सिमम जो फोर्स आया था वो आया था 50 न्यूटन। इसका मतलब दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे तब तो एक्सेलरेशन बिल्कुल कॉमन कांस्टेंट आराम से आ जाएगा। तो क्या आएगा, फोर्स बाय टोटल मास, क्योंकि दोनों जुड़ करके चल रहे हैं। फोर्स हो जाएगा जो आपने अप्लाई किया है वो कितना है 40 और टोटल मास है 40 प्लस, तो यह आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन भी आप पता लगा सकते हैं, M1 पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे वाले ब्लॉक पर वही फ्रिक्शन के बराबर ही होगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर 0.8 और ये था 10 किलोग्राम। तो इसका जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से तो मूव करेगा। तो वो हो जाएगा यहाँ पर 10 × 8, नीचे वाला मास 40 था ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन। आप चाहो तो ऊपर वाले ब्लॉक को चेक कर लो। ऊपर वाले ब्लॉक को देख रहे हैं, ऊपर वाला ब्लॉक कितना था 10 किलोग्राम, आपने इस पर फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन, जबकि इसका एक्सेलरेशन कितना आया 0.8 आया। तो एक्सेलरेशन 0.8 के हिसाब से जो फोर्स हो जाएगा F = ma, वो 0.8 × 10 कितना आ गया 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन के हिसाब से तो फोर्स कितना आ रहा है 8 न्यूटन, जबकि आपने अप्लाई कितना किया है 40 न्यूटन। तो इसका मतलब 32 न्यूटन का इस पर
फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप चाहें तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। डेटा चेंज कर देते हैं। डेटा चेंज करके ये क्वेश्चन करेंगे। चलो मान लेते हैं कि ये है 2 किलोग्राम, ये है 5 किलोग्राम और यहाँ का म्यू आपको 0.5 दे दिया गया है मान लो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको सामने। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बताओ कब। पहले में ये फोर्स दे दिया है आपको 21 न्यूटन और दूसरे में ये फोर्स दे दिया है आपको 35 न्यूटन। तो मैंने आपसे बताया पहले भी कि ये आप भूल जाओ, क्वेश्चन कह दिया है, चेक करोगे आप मैक्सिमम फोर्स के लिए जिससे ये साथ चलेंगे। इक्वेशन याद नहीं रहेगी तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इस पर जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगा करके एक्सेलरेशन ले आओगे और उसके बाद में फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स यहाँ पर आता है कितना आता है, म्यू m2g बाय m1 और यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2। म्यू की जगह 0.5, m2 ऊपर वाला मास 2, g की जगह 10 और नीचे की जगह आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 और 2 7, है ना। तो मैक्सिमम कितना आ गया यहाँ पर, ये बन गया 5 2 जा 10, 0.1 के साथ से 1, तो ये आ गया ये 1 onto 10, 10 into 7, 70 by 5 यानी कि 14 न्यूटन आ गया। तो देखो दोनों ही ज़्यादा हैं इससे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप चाहो तो एक कम ले सकते हो, 21 की जगह आप चाहो तो क्या ले लो, 7 न्यूटन ले लो। 21 हटा दूं तो 14 न्यूटन तक तो ये क्या होंगे, साथ चलेंगे। तो एक तो आपका है 7 और एक है आपका 35। तो पहले 7 वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब F की वैल्यू 7 न्यूटन है यहाँ पर तो दोनों के दोनों साथ चलेंगे। साथ चलेंगे तब तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास। अप्लाइड फोर्स है 7, टोटल मास है 7, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला जो ब्लॉक है 5 किलोग्राम का वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जो इस पर फोर्स आएगा वही फ्रिक्शन भी होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर आ जाएगा F इक्वल टू एम ए, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। अब आप M2 को चेक कर सकते हो जो ऊपर वाला है, आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया है 14 न्यूटन, एक्सेलरेशन है इसका 1, उस हिसाब से जो फोर्स बन रहा है इस डेटा के हिसाब से
2 × 1, 2 × 1, एक्सेलरेशन 1 आ रहा है ना, पाँच और 2 7 आ गया, 5 न्यूटन आ रहा है। अच्छा ये 14 नहीं है, 7 फोर्स जो लगाया हमने 7 न्यूटन है, तो मैं कहूँ गड़बड़ का होगी। ये जो फोर्स अप्लाई किया है आपने, ये कौन सा है, 7 न्यूटन है ना, तो ये फोर्स अप्लाई किया 7 न्यूटन, A = 1, इस हिसाब से F = ma कैलकुलेट करोगे, तो ma जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 2 न्यूटन, जबकि लगाया कितना है आपने 7 न्यूटन, इसका मतलब 5 न्यूटन का इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा है वही नीचे वाले पे लग रहा है, और वही दोनों को साथ साथ मूव करा रहा है। ऐसे ही जब ये वैल्यू कितनी आती है 35 न्यूटन, 35 न्यूटन का मतलब वो फोर्स जो इससे बड़ा है, अब दोनों अलग अलग मूव करेंगे, लेकिन ध्यान रहे दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो भी क्या, नीचे वाले पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका होगा, M1 पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका होगा, जो इसको मूव करा रहा होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर μm2g होगा। म्यू की वैल्यू 0.5 थी, M2 ऊपर वाला 2 था, तो ये हो गया 0.5 × 2 1, ये कितना हो गया 10 न्यूटन। इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय मास, मास कितना है इसका 5, तो 2 मीटर/सेकंड², इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो आप 14 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम आया था, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप देखोगे फोर्स बाय मास, मैक्सिमम फोर्स 14, टोटल मास 7, तो 2 ही आएगा। अब रहा ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक 2 किलोग्राम का है, इस पर आपने फोर्स लगा दिया है इधर की तरफ 35 न्यूटन, ये रहा, जबकि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, म्यू 0.5 2 × 10, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 35 - 10 / 2, यानी कि 12.5 मीटर/सेकंड²। तो यही कंसेप्ट होते हैं इन क्वेश्चंस के, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आपने देखा। और ऐसा क्वेश्चन आ गया क्योंकि लिमिटिंग, इसमें बात ये है कि डेटा ही चेंज करेगा और तो कुछ चेंज कर नहीं सकता है इसमें, तो जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, राइट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप डेटा बना के ट्राई कर सकते हैं, ऊपर वाले पे फोर्स लगाकर, नीचे वाले पर फोर्स लगाकर, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और अब हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हट करके, जो होगा स्यूडो फोर्स, क्योंकि इसमें जो जो टॉपिक बचा है इसको कवर करें हम। अब फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, तो इन क्वेश्चंस को और देख लीजिएगा आप, और कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, फिर हम इसकी शीट वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, और डीपीपी वगैरह सॉल्व कीजिएगा, आप क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात करते हैं अब स्यूडो फोर्स की।
स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स को फिक्शियस फोर्स कहते हैं। फिक्शियस का मतलब कई बार ऐसा होता है जिसको बोलते हैं छदम, यानी आभासी। आभासी को कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एग्जिस्ट ना करे। लेकिन यहाँ पर नाम इसका गलत है। फिक्शियस को अपीरेंट भी कहते हैं। नाम इसका स्यूडो है, बट ये एग्जिस्ट करता है या हमें करता हुआ लगता है, क्योंकि इसके बिना हम उसको एक्सप्लेन, किसी भी जिसको हम एक्सप्लेन करना मांग रहे हैं उसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। कैसे? जैसे एक सिंपल सी बात करें हम, सपोज़ कीजिए कि ये कोई ट्रेन का डब्बा है, है ना, और इस ट्रेन के डब्बे में मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई पेंडुलम इसकी छत से लटक रहा है। ये पेंडुलम है, और आप यहाँ पर खड़े हैं। आप दोनों के दोनों एक में ही हैं, और सपोज़ कीजिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप दोनों के दोनों इस ट्रेन में मौजूद हैं, जैसे आप बैठे हैं और ये पेंडुलम है, तो आपके रिस्पेक्ट में इस पेंडुलम की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ पर ये पेंडुलम है और ये ऑब्जर्वर है, अभी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? क्योंकि दोनों एक ही रेफरेंस फ्रेम में हैं, या दोनों एक ही जगह पर हैं। लेकिन अगर मान लेता हूँ इसमें एक्सेलरेशन आता है, सपोज़ कीजिए कि इसका एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर ए हो गया, तो बाहर बैठा हुआ जो आदमी होता है उसको दिखेगा, या आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको भी दिखेगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये पेंडुलम इस तरफ खिसक जाता है। थीटा एंगल से पीछे की तरफ। ठीक है ना? अब ये पीछे क्यों गया? जबकि आप तो दोनों एक ही फ्रेम में हो, तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही आपका भी है, तो आपके रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो आना चाहिए था। ज़ीरो आना चाहिए था, तो फिर ये क्यों उस तरफ चला गया? क्यों उस तरफ चला गया? उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये क्यों पीछे गया, इस ऑब्ज़र्वर को अब रिक्वायरमेंट होती है कुछ काल्पनिक यानी कि अपीरेंट फोर्स की, जिसे आप स्यूडो फोर्स कहते हैं। इस घटना को तभी वो समझा पाएगा, अदरवाइज वो इस घटना को समझा ही नहीं पाएगा। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा होगा तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कहेगा कि एक्शन इस तरफ लगा तो रिएक्शन पीछे लगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक एक्स्ट्रा फोर्स की, जिसे क्या कहा जाएगा? स्यूडो फोर्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब स्यूडो फोर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी आपको? स्यूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन
द मोशन of objects in accelerated frames. और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम्स जो होते हैं इसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक कार है जो इधर जा रही है v वेलोसिटी से, ये कार भी इधर जा रही है इसके साथ में v वेलोसिटी से। लेकिन एक कार जो ये है जो इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगी, ये दोनों ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जेक्ट हो इसमें ऑब्जर्वर हो, या इसमें ऑब्जर्वर इसमें ऑब्जेक्ट हो, इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। ऐसे फ्रेम जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहें इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो इंस्टेंट इनर्शियल फ्रेम्स कहलाते हैं। लेकिन ये फ्रेम और ये फ्रेम अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें है इसे देखा जाए, या ऑब्जेक्ट इसमें है इसे देखा जाए, तो इनको आपस में क्या कहा जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसके अंदर वैसे मोटी मोटी बात अगर देखी जाए तो इनर्शियल फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने चाहिए, ठीक है ना। या तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, और लॉज ऑफ मोशन केवल यहीं पर अप्लाई होंगे। इनमें लॉज ऑफ मोशन कब अप्लाई होंगे, इनमें लॉज ऑफ मोशन अप्लाई तब होंगे जब आप स्यूडो फोर्स को एज्यूम करोगे। अगर आप स्यूडो फोर्स को एज्यूम नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि स्यूडो फोर्स तभी यूज में आएगा जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा। अदरवाइज हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्यूडो फोर्स होगा कितना, अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी जहाँ वो ऑब्जेक्ट रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम अगर a है तो स्यूडो फोर्स जो होगा वो -ma होगा, मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस सिंपल सी बात है। m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्यूडो फोर्स क्योंकि हमने माना है अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड फोर्स है, स्यूडो फोर्स doesn't obey या does not follow एक्शन रिएक्शन लॉ। ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि
कोई लिफ्ट है या कोई एलिवेटर है। और इसमें ये एक बॉक्स रखा है। इस बॉक्स का वजन नापने के लिए आपने यहाँ पर एक स्केल लगा रखा है जो इसकी रीडिंग दे रहा है। ठीक है, अभी बात प्रैक्टिकली बिल्कुल सही प्रूव हो जाती है कि जैसे मान लो कि इसका मास 10 किलोग्राम है, तो इसकी जो रीडिंग आएगी यहाँ पर वो भी 10 किलोग्राम ही आएगी। कब? जब ये लिफ्ट रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आप अगर इसके अंदर खड़े भी हैं तो आप कहोगे कि सर इसमें दो फोर्स लग रहे होंगे। एक लग रहा होगा mg जो नीचे की तरफ होगा, mg जो नीचे की तरफ होगा, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ होगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन ही रीडिंग देगा। तो ये n है, तो आप कहोगे कि सर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आप कहोगे कि सर n बराबर mg है, या ये बोलें कि n माइनस mg बराबर 0 है। तो ये ब्लॉक किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कि इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर ये सपोज करो ऊपर की तरफ a एक्सेलेरेशन से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसी स्केल की जो रीडिंग होती है यहाँ पर, वो रीडिंग अब 10 से ज़्यादा दिखेगी आपको। और ये दिखेगी, प्रैक्टिकली भी दिखेगी। तो अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि आपके हिसाब से तो अभी भी ये वही कंडीशन है जो पहले थी। तो अब ये एक्सप्लेन करने का मेथड क्या होता है यहाँ पर? अब ये क्या बोला जाएगा कि इसका mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा था और ऊपर n तो लग ही रहा था, लेकिन ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो अब नीचे एक स्यूडो फोर्स और लगेगा। नीचे एक स्यूडो फोर्स और लगेगा, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ तो लगेगा n, नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स लगा ma। तो अब आप बोलोगे कि n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma, इसलिए इसकी जो रीडिंग आएगी n डैश वो n से बड़ी आएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख गया कि अगर कोई लिफ्ट या एलिवेटर होता है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। तो जो एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट ही रहेगा। इस पर केवल नीचे की तरफ जी एक्सीलरेशन जो लगता है वही लगता रहेगा, अगर कोई बॉडी इसमें गिर रही है या कोई बॉडी इसमें रखी है तो। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन है a ऊपर की तरफ, तो g की जगह आप देख रहे हो यहाँ पर अब g प्लस a आ गया। और अगर एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ हो जाएगा तो अब एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नहीं रहेगा, बल्कि g की जगह g माइनस a आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तब ये एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये इसका कंसेप्ट होता है। तो इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहा गया कि ये एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है ये, और सपोज़ करो कि ये ऊपर की तरफ ए नॉट एक्सीलरेशन से जा रही है। यहाँ पर इसकी छत के ऊपर एक पुली सिस्टम लटका हुआ है, और इस पुली के ऊपर हमने एक डोरी लपेट दी है। मान लो ये M1 है और ये M2 है। आपको दिया गया M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा ब्लॉक्स का। और टेंशन क्या आएगी। तो ग्राउंड पर मैंने आपको सिखाया था, अगर ये ग्राउंड पर होते तो मैंने आपको एक लाइन में एक्सेलरेशन सिखाया था कि बड़ा वाला मास में छोटा वाला माइनस करो, वर्टिकल मोशन हो रहा है, और यहाँ पर टोटल मास आएगा M1 प्लस M2। लेकिन अब आपने देखा यहाँ मोशन कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जहाँ G लिख रहे हो आप, G की जगह अब क्या आ जाएगा, G प्लस A। टेंशन का जो फॉर्मूला हम लेकर के आए थे यहाँ पर, वो 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G था। और अब यहाँ पर G नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो G की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, G प्लस A। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये एक वेज रखा है, ब्लॉक है। इस वेज, इंक्लाइंड वेज के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है। अब आपसे ये कहा जाएगा इसमें इसका मास मान लेता हूँ मैं M है, ये वेज है। अब क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज so that block remains in rest। ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो आपको ये पता है कि ब्लॉक पर एक जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, mg sin थीटा। वो उस पर हमेशा कहाँ लगता है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगता है, जिसकी वजह से ये नीचे आएगा। तो आपको अगर ये वाला फोर्स बैलेंस कर दें आप, जिससे नीचे फिसलना बंद हो जाएगा। ऊपर तो आपको पता है नॉर्मल लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg cos थीटा। उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ये कह रहा है रेस्ट में है, इसका मतलब ये नीचे ना फिसले। रेस्ट का मतलब ये नीचे ना फिसले, नीचे नहीं फिसलेगा। इसका मतलब ये कि आप इसको रोकिए। तो रोकने के लिए आपको दिमाग लगाना है कि मुझे इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा देना चाहिए। इसका मतलब इस पर स्यूडो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, है ना। ये फोर्स ऊपर लगना चाहिए, लेकिन ये फोर्स आएगा किससे, वेज से आएगा। तो वेज के पास में केवल दो ही तरीके हैं कि या तो ये वेज इधर मूव करे या इधर मूव करे। क्योंकि वेज को आप हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हो। तो या तो ये वेज कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, या ये वेज राइट साइड में जाएगा।
और तो कहीं जाएगा नहीं। तो अगर ये इस तरफ जाता, किससे जाता, मान लेता हूँ ए एक्सेलरेशन से जाता, तो इस पर जो फोर्स लगता इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता, कितना लगता, एम ए। उसका एक कंपोनेंट नीचे आता और एक कंपोनेंट ऊपर आता, तब तो ये और तेज़ी से फिसलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, किसका, वेज का। तो आप देखोगे कि ये वेज है, अगर ये वेज पूरा का पूरा वेज इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस ब्लॉक पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एम ए। इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना था, एम जी साइन थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो बैलेंस करने के लिए आपको समझ में आ गया, बैलेंस करने के लिए एम ए कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए एम जी साइन थीटा के। इसका मतलब ए बराबर आ जाएगा किसके, जी टेन थीटा के, और डायरेक्शन भी आपको दिख ही रही है टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है ना। अब भले से आपसे वो पूछ सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ क्या आएगी क्या नहीं आएगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही होगी क्या नहीं आ रही होगी ब्लॉक और वेज के बीच में, ठीक है ना। तो ये फोर्स आ रहा है यहाँ पर, और ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एम जी कॉस थीटा लग ही रहा था, अब एक फोर्स और आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। तो इससे आप नॉर्मल ला सकते हो कि नॉर्मल कितना लगेगा ब्लॉक और वेज के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे एम जी कॉस थीटा था ही पहले, और अब ये और आ गया फोर्स, कौन सा आ गया, एम ए साइन थीटा। ए की जगह आप क्या रखोगे, जी टेन थीटा, तो उससे आपको नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम और एग्जांपल्स करेंगे, उसका वीडियो में मैं आज ही बनाऊंगा, तो आप टेंशन ना करें। आप फिर पहले इसको थोड़ा सा पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर हम इसको और मिलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।